हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये मेरा तीसरा वीडियो है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 में। जो भी प्रश्न पिछले वर्ष या उससे पहले पूछे गए हैं उसका संग्रह है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ना चाहता हूं और आगे बढ़ते हुए मैं जिस जगह से छोड़ा था पिछले वीडियो में तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करूंगा। एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं उसको शॉर्ट वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा और एक वीडियो मैंने डाला भी है। जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं उसको मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दिया करूंगा। आप लोग अगर देखे होंगे तो ठीक है, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार का मतलब है कि यानी कि योगदान या उत्तरदायी। जो पहले इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये क्वेश्चन में सिर्फ वास्तुकार, प्रमुख वास्तुकार इंडिकेट किया गया है। इससे पहले था कि जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था, तो पहले से जानते ही हैं, ये है बिस्मार्क। तो इसमें ऑप्शन बोलने का कोई मतलब नहीं रह गया, फिर भी देख लीजिए। सही उत्तर है बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है और 2020 और 2021 ये दो बार रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है वो भी 2021 में आया हुआ है, लेकिन मैंने बताया कि प्रमुख वास्तुकार के जगह पर उत्तरदायी, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था या किसने किया था, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार या उत्तरदायी या फिर किसने किया, ठीक है। उसका उत्तर तो बता दिए, बिस्मार्क। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसको भी मैंने बताया कि ये दो बार रिपीट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा तो मैं बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो पिछले वीडियो में बताया था वो सेम है। क्योंकि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी मैं ऑप्शन नहीं बोलने जा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और मैं इस क्वेश्चन को डबल टिक लगाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं तो बोलूंगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में बार बार पढ़िए और इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि कहीं कोई भूल ना हो। और ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड लग रहा है, काफी फेमस है। तो मैं चाहता हूं कि फ्रैंकफर्ट की संधि का अध्ययन करिए, आप खुद करिए। अगर क्लास में पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो खुद अपने बुक से करिए, एक नहीं कम से कम 2 से 3 बार, तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जलवेरिन संबंधित था मतलब किससे संबंधित था, किस चीज से? तो इसका ऑप्शन बोल देते हैं। क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से। तो इसका सही उत्तर है व्यापारियों से। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है 2022 में। जलवेरी संबंधित था, यह क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। जेनेवा संधि कब हुई थी? जिनेवा संधि कब हुई थी?
यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है ए 1954, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1985। इसका सही उत्तर है, यह आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए 1954। जिनेवा की संधि कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कावूर से पिछले वीडियो में भी, पीछे मैंने जो वीडियो बनाया है दो, उसमें इसका 2 बार रिपीट हुआ है। काउंट कावूर से रिलेटेड 2 प्रश्न आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि काउंट कावूर के बारे में भी विशेष ध्यान दें और उसके बारे में कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें जरूर, क्योंकि इससे भी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और यह क्वेश्चन 2020 और 2022 रिपीट किए गए हैं, यानी पूछे गए हैं। तो काउंट कावूर विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है, पहले ऑप्शन बोल देता हूं, सेनापति पहला, बी नंबर है फ्रांस में राजदूत, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा में है गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री। किस पद पे नियुक्त हुआ था? प्रधानमंत्री के पद पे। और इस क्वेश्चन को भी मैं डबल टिक लगाना चाहता हूं, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वियना सम्मेलन हुआ था, मतलब कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था, ये है। और ये क्वेश्चन भी 2020 और 2022, ये भी डबल टिक लगाता हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 2020 और 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए 1815, ऑप्शन है बी 1848, ऑप्शन है सी 1870 और ऑप्शन है डी 1871। तो इसका सही आंसर है, उत्तर है ए 1815। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर से करना चाहता हूं, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, हो सके तो वियना सम्मेलन बार बार पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? तो इटली का एकीकरण अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें किसी एक का नाम नहीं आता है, उसमें कई लोगों का, मतलब हस्तियों का नाम आता है। तो पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा है काउंट कावूर, तीसरा है विक्टर इमैनुअल और चौथा है इनमें से सभी। तो अगर आपने पढ़ा होगा इटली का एकीकरण तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। आंसर क्या होगा? डी। और यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसमें भी मैं डबल टिक लगाना चाहता हूं। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? इसका उत्तर है डी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेजनी, काउंट कावूर और विक्टर, ये तीनों मिलकर इटली का एकीकरण करने में काफी योगदान दिया था। यानी कि इन तीनों के प्रयास से ही इटली का एकीकरण हो पाया था। तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी, दूसरा है मेजनी, तीसरा है बिस्मार्क एवं चौथा है नेपोलियन। इस क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट किया गया कि ये VVIP हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया है क्योंकि यह 2011, 2017, 2020, 2023 और 2024 5 वर्ष में 5 बार रिपीट हुए हैं। ये 5 बार रिपीट हुए हैं, 2011, 17, 20
23 और 24 में। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को अति आवश्यक मानकर किसी भी रूप में इसे याद कर लें। इसका सही आंसर है बिस्मार्क। इसका सही आंसर है बिस्मार्क, सी नंबर। इसका सही ऑप्शन है सी। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, जर्मन राइन राज्य का किसने किया था? ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको सुधार देता हूं। इसमें सुधार ये होगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यहां पर निर्माण शब्द छूट गया है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, यह भी क्वेश्चन अति आवश्यक है। यह प्रश्न भी अति आवश्यक है। 2014, 2016, 2022 और 2023, यह भी 4 वर्षों में 4 बार पूछे गए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 4 बार रिपीट हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी विशेष ध्यान दिया जाए और इसके बारे में कम से कम तो 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें और ये क्वेश्चन हो सके तो दिमाग में रट कर अटा लेने का प्रयास करें क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन तृतीय एवं चौथा है बिस्मार्क। तो इसका सही उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट, बी नंबर। इसका सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूं, जरूर से जरूर याद कर लें। जितनी जल्दी अपने दिमाग में बैठाएंगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति कम कर दिया गया? यानी कि ये जो है विश्व युद्ध में हारने के बाद इस पर कुछ जुर्माना लगाया गया था, तो उसी क्षतिपूर्ति की बात की जा रही होगी कि इसकी क्षतिपूर्ति जितना उसको जुर्माना देना था उसमें कुछ कमी कर दिया गया होगा। तो पहला ऑप्शन है क्योटो, दूसरा है वियना, तीसरा है रियो डी जेनेरो एवं चौथा है लॉसने। यह क्वेश्चन 2023 में आया है। तो इसका आंसर है लॉसने है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर पे, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? मतलब क्या, किस देश का दार्शनिक था, यानी कि किस देश का नागरिक होगा, तभी तो इसे पूछा जा रहा है कि किस देश का दार्शनिक था। यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा जा रहा है गया है। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है इटली, तीसरा है जर्मनी और चौथा है ऑस्ट्रिया। तो यह हिगेल नाम का जो व्यक्ति है यह एक दार्शनिक था जो जर्मनी का था। किस देश का था? जर्मनी का था। तो ऑप्शन सी जर्मनी। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भी क्वेश्चन 2023 में ही रिपीट नहीं हुआ है, यह क्वेश्चन 2023 में आया है। तो इसका ऑप्शन जो थे सभी ज्यादा लंबे थे, मतलब कि ज्यादा शब्दों में लिखे गए। तो मैंने सिर्फ जगह की कमी के कारण मैंने सिर्फ आंसर को ही लिखा है, ये है, और इसमें आंसर है सी जो राजतंत्र को पुनः स्थापित करना चाहता था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ये था कि वह राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना चाहता, यानी फिर से वह राजतंत्र चाहता था, लाना चाहता था कि राजतंत्र ही अच्छा है। इस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यही था। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एवं
जो इच्छुक हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। और इसी के बाद मैं बोलना चाहता हूं, जय हिंद, जय बिहार। पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए। थैंक यू।